स्टार्ट करने वाले हैं सॉल्व करने वाले हैं मार्च 2024 का मैथमेटिक्स 2 का पेपर, हमारा ज्योमेट्री वाला पेपर। इंस्ट्रक्शन सारे सेम ही है, आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स कंपलसरी है, आपको कैलकुलेटर यूज नहीं करना है। जो राइट साइड में आपके मार्क्स दिए हैं वो फुल मार्क है पूरे क्वेश्चन को मिला के। एमसीक्यू में जो आप पहला अटेम्प्ट करोगे दैट विल बी इवेल्युएटेड एंड गिवन क्रेडिट। आपको जहां जहां पे जरूरी है वहां वहां पे प्रॉपर फिगर निकालनी है। जो आप कंस्ट्रक्शन के मार्क्स करोगे इट शुड बी क्लियर, उसको इरेज मत करो, ठीक है। और अगर प्रूफ आप थ्योरम ऑफ प्रूफ लिख रहे हो तो वहां पे डायग्राम जरूरी है, ठीक है। बच्चे क्या सोचते हैं कि डायग्राम नहीं निकाला तो कितने मार्क्स जाएंगे। अगर आपने डायग्राम ही नहीं निकाला तो आप किस बेसिस पे उस थ्योरम को प्रूव करोगे, बिकॉज डायग्राम इज आप डायग्राम को ही इंडिकेट करते हो। बेसिकली जो हम थ्योरम ऑफ प्रूव करते हैं, जैसे मैंने कहा कि ए बी इज पैरेलल टू बी सी, या सॉरी ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो मुझे वहां पे शो करना पड़ेगा ना कि ए बी कहाँ पे है, सी डी कहाँ पे है, क्या वो रियल में पैरेलल है या नहीं, ठीक है। तो डायग्राम आपको जरूरी है। कंस्ट्रक्शंस के जो हम मार्क्स ड्रॉ करते हैं, आर्क ड्रॉ करते हैं जहाँ पे क्रॉस होता है, वो इंटरसेक्ट वगैरह, वो आपको इरेज नहीं करने हैं और वो दिखने चाहिए। फाइन, चलो लेट्स स्टार्ट विद द एमसीक्यूज। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1A, जहाँ पे हमें आंसर्स दिए होते हैं। अगेन आई विल शो यू कि आपको क्या करना है, हर क्वेश्चन को नए पेज पे सॉल्व करना है। जैसे कि अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1A लिख रही हूँ। रफ पेज के लिए आप लास्ट का पेज यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे रफ वर्क के लिए साइड में ही यूज करूंगी क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि व्हाट आई हैव डन। तो मैं यहाँ पे रफ वर्क के लिए कॉलम ड्रॉ कर रही हूँ, बट यू आर सपोज टू डू ऑन द लास्ट पेज, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वहां पे हमें पूछा है कि इसमें से कौन सी डेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट की है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, जिसमें आपको वो जो तीनों नंबर है दे आर रिप्रेजेंटेटिंग अ राइट एंगल ट्रायंगल के साइड। तो इसमें से जो सबसे हायर नंबर होता है, जैसे कि अब यहाँ पे देखो हम पहला ही ऑप्शन ले लेते हैं 15, 8 एंड 17। अब इसमें 17 सबसे बड़ा नंबर है, हम इन सबके स्क्वायर्स ले लेंगे। 15 का स्क्वायर है हमारा 225, 8 का स्क्वायर है 64, इन दोनों का एडिशन आ जाएगा 289। डिड यू गेट दैट? 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर इज 17 स्क्वायर। हाउ? 15 का स्क्वायर है 225, 8 का स्क्वायर है 64, व्हेन यू विल ऐड दिस यू विल गेट 289। 289 इज 17 स्क्वायर। इट मीन्स ये जो आपका पहला ही ऑप्शन है फर्स्ट का, वो ही पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। क्या बाकी के है कि नहीं है? वैसे देखो अगर फर्स्ट मिल गया है तो बाकी के सॉल्व करने में टाइम मत गवाओ, बट आई जस्ट वांट टू शो यू कि क्या बाकी के भी हो सकते हैं। तो हम सेकेंड ऑप्शन ले लेते हैं एक, वहां पे नंबर है हमारा 16, 8 और 16। इज इट पॉसिबल? ऑफ कोर्स नॉट, दो नंबर सेम है। हाउ कुड बी इट पॉसिबल? क्योंकि हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल, तो दो लॉन्गेस्ट साइड तो हो ही नहीं सकते हैं। फिर हम लोग ले लेते हैं सी वाला ऑप्शन। सी वाला ऑप्शन देखिए 3, 5 एंड 16। 3 का स्क्वायर है 9, 5 का स्क्वायर है 25, और अगर 17 का स्क्वायर है 289 जो हमने अभी यहाँ पे किया था, है ना। अब इसका एडिशन हमारा कितना आ रहा है, 9 प्लस 25, ऑब्वियस है 2 डिजिट ही आने वाला है, विच विल बी 34। 34 इज नॉट इक्वल टू 289, तो ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है भी नहीं। Then moving towards D, 4, 9 and 15। 4 का स्क्वायर है 16, 9 का स्क्वायर है 81, इसका जो एडिशन है वो आ जाएगा आपका 6 प्लस 1 7, 8 प्लस 1 97, और जो 15 का स्क्वायर है वो है 225। इट मीन्स ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं है। इफ पॉसिबल आप थोड़े एटलीस्ट 10 to 15 तो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट लर्न करके रखो, इट विल सेव योर टाइम, ठीक है। सेकेंड सम देखिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू, अब साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा, अब मैं आपको बता रही हूँ, आई एम नाउ डूइंग हियर। कोसेक थीटा यानी क्या होता है, 1/साइन थीटा। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का सारा ही चैप्टर आपको डिटेल में सिखाया हुआ है, यू कैन गो एंड चेक देयर। मैंने बेसिक के जो 2 लेक्चर लिए हैं उसमें मैंने आपको ये बेसिक सारी चीजें समझाई है। कोसेक थीटा मतलब क्या है, 1/साइन थीटा। तो अगर मैंने यहाँ पे
साइन थीटा और कोसेक थीटा के जगह पे इफ आई रिप्लेस विथ 1/sin थीटा, तो साइन थीटा विल बी कैंसल्ड, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर 1। तो 1 आपका कौन सा आंसर है? ओके मैंने यहाँ पे गलती से क्वेश्चन लिख दिया है, आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, यू आर सपोज टू राइट ओनली ऑप्शन एंड इट्स आंसर। हमारा आंसर आया है 1। 1 कहाँ पे है? ये देखिए यहाँ पे भी कोइंसिडेंटली ए ही ऑप्शन है विच इज 1। थर्ड देखिए, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, ऑलवेज रिमेंबर स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। ओके, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0, और जो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस होता है ना वो अनडिटरमाइंड है, उसको हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज इक्वल टू 0। ये हमारा ऑप्शन है सी वाला। Now moving towards fourth. Fourth one is very easy. They have given a circle and asked length of largest chord. अब देखो भाई, अगर ये सर्कल है तो इस सर्कल का जो सबसे लार्जेस्ट कॉर्ड होगा वो होगा उसका डायमीटर, है ना। तो डायमीटर क्या है? सर्कल के डबल है, तो 2 इंटू 3, आंसर कितना आ जाएगा आपका? 6 सेंटीमीटर। कहाँ पे है 6 सेंटीमीटर? दिस सी ऑप्शन, सी इज 6 सेंटीमीटर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस एमसीक्यूज। आपको यही वाला पार्ट लिखना है, ठीक है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है 1, उसका ऑप्शन, उसका आंसर, देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ, ठीक है। नो नीड टू राइट द क्वेश्चन। चलिए सेकेंड, अब क्वेश्चन नंबर 1 बी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी में इसे हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। इसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई विल सेलेक्ट दिस, और मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ क्योंकि जगह ही नहीं है फिर रफ वर्क करने के लिए। ओके, so I'm going to select and cancel and then we are going to solve. ये आपको समझ में आना चाहिए, इसलिए मैंने ये यहाँ पे सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 1 बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 बी में हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बी, क्वेश्चन नंबर 1 बी का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या लिखा है यहाँ पे? ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। तो जो एरिया ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल है, अकॉर्डिंग टू दैट इसके एरिया का आंसर निकालने के लिए हमें इसके साइड का स्क्वायर लेना पड़ेगा। थ्योरम कौन सा है हमारा? थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलैरिटी। तो इसका जो आंसर आने वाला है वो है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, विच विल बी 4:9। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 4/9। आप इसको बॉक्स बनाइए, आंसर को हाईलाइट कीजिए। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी का फर्स्ट क्वेश्चन। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, देखिए इसको ना मैं अब यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। आई एम गोइंग टू सॉल्व हियर, आप लोग अच्छे से सॉल्व करना। अब ड्यू टू प्लेस, ऑलवेज रिमेंबर इफ यू हैव 2 सर्कल्स, आपके पास में 2 सर्कल है एंड इफ दे आर टचिंग एक्सटर्नली, आई एम जस्ट ड्रॉइंग दिस डायग्राम टू एक्सप्लेन यू, ठीक है। ये 2 सर्कल है समझो आपके, और ये एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। इफ दिस इज R1 एंड दिस इज R2, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर्कल्स आर टचिंग एक्सटर्नली।
तो हम रेडियस को ऐड करते हैं, तो 5 + 3 आंसर आ गया हमारा 8 सेंटीमीटर। अब मैं आपको एक अलग सिचुएशन में समझाती हूँ। लेट अस कंसिडर आपके जो सर्कल है, अगर वो इंटरनली, इफ दे आर टचिंग इंटरनली, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग उस रेडियस को सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, आपको उस रेडियस को सब्ट्रैक्ट करना होगा, मतलब जो भी आपका बिगर वन है उसमें से R2 - R1 करना होगा। ये सिचुएशन कब आएगी? व्हेन द सर्कल टचेस इंटरनली। ये वाला सिचुएशन क्या है आपका? ये जो सिचुएशन है वो एक्सटर्नली है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेकेंड। Then the third one, find the side of a square whose diagonal is 10 raised to square root 2 सेंटीमीटर। अब इसके लिए भी देखिए एक हमारा ये है, प्रॉपर्टी है, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू स्क्वायर रूट 2। अब हमें डायगोनल ऑलरेडी दे रखा है 10 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू साइड स्क्वायर रूट 2। तो हमारा ये जो स्क्वायर रूट 2 है, स्क्वायर रूट 2 विल बी कैंसल, तो आपका साइड कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका थर्ड का आंसर। अब फोर्थ दिया है हमें क्वेश्चन, एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज 45, फाइंड द स्लोप ऑफ दैट लाइन। ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपको एक्स एक्सिस या फिर ऐसा वाला इसमें स्लोप पूछा जाता है, तो आपको लिखना है स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू tan थीटा। तो वो जो आंसर है आपका वो क्या आ जाएगा? tan 45। अब हमें पता है tan 45 का आंसर कितना है? 1 है। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा स्लोप ऑफ लाइन का? 1। ये 1 मार्क के ही क्वेश्चन है, ज्यादा डिटेल में हमें वैसे भी एक्सप्लेन नहीं करने होते हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 2A इज एन एक्टिविटी बेस्ड। देखिए मैंने इसके पहले मैथमेटिक्स पार्ट 1 का अलजेब्रा वाला क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, और वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि जो एक्टिविटी होती है वो आपको रीराइट करनी होती है। ठीक है, आपको एक्टिविटी को रीराइट, यानी आपको पूरा वहां पे सॉल्यूशन और पूरी एक्टिविटी लिखनी होगी। बट यहाँ पे जैसे कि हमें अभी पूरा पेपर एक्सप्लेन करना है अलोंग विथ ऑल द ऑप्शंस, तो मैं एक्टिविटी में ही सॉल्व कर रही हूँ, बट यू आर सपोज टू सॉल्व द होल क्वेश्चन, होल एक्टिविटी आपको रीराइट करनी है। ओके, लेट्स लुक एट द situations. Angle ABC is inscribed an arc ABC। ये जो एंगल ABC है, ये जो है ये एंगल आर्क ABC में इंस्क्राइब्ड है। एंगल ABC आपका कितना है? 60 है। आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है? एंगल AOC फाइंड आउट करने के लिए बोला है। यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? एंगल ABC इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AXC। ये रीजन क्या आएगा यहाँ पे? इंस्क्राइब्ड एंगल थ्योरम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट ABC का मेजरमेंट हमें दिया है 60 है, हाफ ऑफ मेजर ऑफ आर्क AXC आ जाएगा। अब जब ये 6 टू 60 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2 ट्रांसपोज हो जाएगा, तो 60 इंटू 2 आपका आंसर कितना आ जाएगा? 120। तो मेजर ऑफ आर्क AXC कितना आ गया है? 120। बट AOC जो है वो सेंट्रल एंगल है, और सेंट्रल एंगल के सामने में जो आर्क होता है उस उन दोनों का मेजरमेंट विल बी इक्वल। तो इसीलिए एंगल AOC इज इक्वल टू मेजर ऑफ आर्क AXC। रीजन क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सेंट्रल एंगल। सो ड्यू टू दिस कंडीशन, जो मेजर ऑफ आर्क AOC है वो कितना आ जाएगा आपका? 120। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड। 2 मार्क का ही क्वेश्चन है, आपको पूरी एक्टिविटी फिर से लिखनी है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सम, हमें क्या दिया हुआ है? फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा।
वैसे तो ये प्रॉपर्टी है, हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा। बट हाउ टू सॉल्व दिस, कैसे सॉल्व करेंगे? एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है, उन्होंने ऑलरेडी हमें बहुत सारा हेल्प दे रखा है। यहाँ पे देखिए ये क्या है, थीटा है। अब जो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से एंगल बी आपका 90 डिग्री है, एंगल सी थीटा है, बी के सामने वाला साइड आपका हाइपोटेनियस है, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आपका आंसर क्या आएगा? ए सी स्क्वायर आ जाएगा। जब आप इसको दोनों साइड को डिवाइडिंग बोथ साइड बाय ए सी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, तो ए सी स्क्वायर विल बी कैंसल्ड, यू विल गेट हियर 1। और जब आप पूरे ब्रैकेट को स्क्वायर देते हो तो यू विल गेट ए बी अपॉन ए सी। नाउ लुक एट देयर, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ये किसकी वैल्यू है? साइन थीटा की। और बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, ये किसका वैल्यू है? कॉस थीटा की। तो बाय टेकिंग देयर स्क्वायर्स, ये जो पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर लिया है, इसलिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आपका आंसर यहाँ पे कितना लिखा है? 1। हेंस प्रूव्ड, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए, क्या दिया है आपको? एक स्क्वायर दिया हुआ है और स्क्वायर के अंदर कंप्लीटली एक सर्कल इंस्क्राइब्ड किया हुआ है, और इस सर्कल के जो मतलब जो स्क्वायर के सारे साइड है वो उस सर्कल को टच कर रहे हैं। इसका मतलब इसका जो डायमीटर है वो उस स्क्वायर का साइड है, इज इक्वल टू दैट साइड। ठीक है, क्या है, हमें क्या दिया हुआ है? एरिया ऑफ स्क्वायर उन्होंने पूछा है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? साइड स्क्वायर है। आप यहाँ पे या तो साइड स्क्वायर लिखो या फिर इसमें से कोई एक साइड लिख दो, ए बी स्क्वायर। अब जब एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर लिखा है, ए बी हमारे पास में 14 दिया हुआ है। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 14, यू कैन चेक हियर, 14 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? पाई आर स्क्वायर। हमने कैसे आइडेंटिफाई किया ये 7? क्योंकि डायमीटर आपका 14 है। इफ डायमीटर इज 14 तो आपका रेडियस कितना आ जाएगा? यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2। रेडियस कितना है, डायमीटर कितना है? 14, तो आपका 14 डिवाइडेड बाय 2, रेडियस कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। यू कैन कैंसल दिस 7 एंड दिस 7, 22 इंटू 7 कितना हो गया? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ है। अब हमें शेडेड पोर्शन निकालना है, तो शेडेड पोर्शन यानी एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल। 196 में से जब आप 154 माइनस करोगे यू विल गेट 42। 6 माइनस 4 2, 9 माइनस 5 2, 9 माइनस 5 4, 42 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड। एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में आपको बहुत सारे हेल्प मिल जाते हैं, तो ज़्यादा हमें सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें से हमें कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बट मैं यहाँ पे आपको सारे ही सॉल्व करके देने वाली हूँ। ओके, चलिए क्वेश्चन देख लेते क्या दिया है हमें। हमें दिया है रेडियस ऑफ अ सेक्टर इज 3.5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ इट्स आर्क इज 2.2 एंड फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। गिवन में हम लोग पहले लिख लेंगे, गिवन में क्या क्या दिया है? रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है आपका? 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ दिया हुआ है 2.2, और हमें पूछा क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लिख लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, इफ यू हैव चेक्ड माय प्रीवियस मेंसुरेशंस वीडियोस, उसमें मैंने ये रिलेशन आपको सिखाया है कि एरिया ऑफ सेक्टर में अगर लेंथ और रेडियस दी हुई है तो विदाउट यूजिंग दैट थीटा 360 पाई आर स्क्वायर आप ये वाला रिलेशन यूज करके आंसर निकाल सकते हो। तो लेंथ दिया है हमें 2.2 और रेडियस दिया है 3.5, हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 1.5। तो जो हमारा आंसर आने वाला है वो है 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो आई राइट हियर स्टेटमेंट, एरिया ऑफ सेक्टर is 3.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट हम
क्वेश्चन नंबर 2 बी का ये फर्स्ट हो गया है। अब हम लोग सेकंड लेने वाले हैं। सेकंड इज वेरी इजी। फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। वेरी वेरी इजी। ये है हमारा 90 डिग्री। इसको हम नाम दे देते हैं एंगल ए बी सी। और हाइपोटेन्यूज पूछा है मतलब ए सी पूछा है। रिमेनिंग टू साइड यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो जो हम लोग गिवन में लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन। In triangle ABC, angle B is equal to 90 degree. Therefore, AC square is equal to AB square plus BC square. Reason क्या है? By Pythagoras theorem. ओके AB है आपका 9 का स्क्वायर, BC है आपका 12 का स्क्वायर। 9 स्क्वायर इज 81 एंड 12 स्क्वायर इज 144। तो जब आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट 225। यानी आपको AC का स्क्वायर कितना मिला 225। बट वी वांट ओनली हाइपोटेन्यूज ना, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो जब आप इसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। AC इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। तो जो हमारा स्टेटमेंट आएगा वो आएगा therefore hypotenuse of right angle triangle is 15 सेंटीमीटर। थर्ड सम देख लेते हैं। थर्ड सम में हमें क्या क्या दिया हुआ है। हमें एक्चुअली ऐसे दिया है कि ये जो दो सेकंड है, वाई आई सेड सेकंड बिकॉज दे आर इंटरसेक्टिंग द सर्कल इनटू डिस्टिंक्ट पॉइंट, और वो एक सर्टन इसमें एक दूसरे को टच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और हमें वही एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल NMS। सो इफ यू रिमेंबर इसका हमें एक प्रॉपर्टी दिया हुआ है। ओके इसका एक हमें प्रॉपर्टी दिया हुआ है। अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी वी कैन राइट मेजर ऑफ एंगल NMS इज इक्वल टू हाफ ऑफ, ये ब्रैकेट के बाहर लिख लेते हैं हम लोग, मेजर ऑफ आर्क NS, जो बिगर आर्क है उसमें से आपको स्मॉलर आर्क सबट्रैक्ट करना है EF। ओके हम लोग वैल्यूज लिख लेते हैं यहाँ पे। ये एक्सटर्नली में इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसलिए हम लोग सबट्रैक्ट करते हैं। तो NS जो है वो 125 है और EF जो है वो 37 है। इनका सब्ट्रैक्शन आ जाएगा हमारा 88। जब हम 88 को डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 44 डिग्री। ठीक है सो वी विल राइट द आंसर। देयरफॉर मेजर ऑफ एंगल NMS इज इक्वल टू 44 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 2B का फोर्थ सम। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स A एंड B। अब देखिए जो हमारी फर्स्ट पॉइंट होते हैं वो होते हैं हमारे x1 एंड y1। तो x1 इज इक्वल टू 2 एंड y1 इज इक्वल टू 3। जो हमारा सेकेंड पॉइंट है B वो क्या है 4 7 है। तो जो x2 है वो है 4 एंड जो y2 है वो है 7। ठीक है अब जो स्लोप ऑफ लाइन ऑफ AB हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है हमारा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 है हमारा 7, y1 है 3, x2 है 4 माइनस 2।
तो 7 माइनस 3 इज 4, 4/2, जो आंसर है हमारा वो आ जाएगा 2। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन AB इज 2। ठीक है, इसमें यूनिट नहीं दिए तो हम लोग यूनिट नहीं डालेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन है सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस इज 7 सेंटीमीटर। मेंसुरेशन वाले चैप्टर का ही लेसन है। गिवन में क्या दिया है हमें, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ स्फीयर दिया हुआ है यहाँ पे, वो है हमारा 7 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर निकालना है, आपको फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 4πr²। तो 4 इंटू 22/7 और रेडियस है हमारा 7, तो मल्टीप्लाइड बाय 7 इंटू 7। इफ यू विल कैंसल दिस 7 you will get 88 into 7 और 88 into 7, 7 8 56, carry 5, 7 8 56 plus 6, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे therefore सरफेस एरिया of sphere is 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट ये आपका एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। छोटी सी ही एक्टिविटी है, क्वेश्चन नंबर 3A का क्वेश्चन है। एक्चुअली हमें प्रूफ करना है जो हमें गिवन में दिया हुआ है यहाँ पे, ये देखिए, फॉर शोविंग दैट AB/BC इज इक्वल टू AE/EB। आपको ये एक्टिविटी फिर से पूरी की पूरी एक्टिविटी लिखनी पड़ेगी। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू राइट दिस एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 3A का जो हमारा सॉल्यूशन है, प्रूफ है, वहां से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। क्या क्या दिया हुआ है हमें ट्रायंगल ABC। अब देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल ABC है, इस ट्रायंगल ABC में जो रे BD है वो एंगल B का बाइसेक्टर है। ओके, सो रे BD बाइसेक्ट एंगल B। तो बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या हो जाएगा, AB/BC इज इक्वल टू AD/DC। और रूल किस चीज का है वो, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब देखिए, भले ही हम लोग इसको रिराइट करते हैं, लेकिन जहां जहां पे उन्होंने एम्प्टी बॉक्सेस दिए हैं आपको भी उसको हाईलाइट करने के लिए बॉक्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, देन जो हमारा ट्रायंगल BC है उसमें और एक प्रॉपर्टी है, एंड दैट इज कि DE जो है वो DE पैरेलल है BC को। तो जहां पे पैरेलल लाइन आती है वहां पे हम लोग BPT यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू दैट ये जो AE/EB आएगा that will be in proportion to AD/DC. So I'm going to write here AE/EB is equal to AD/DC। ठीक है, इसको आप बॉक्स बना लो, ये 2 है। और यहाँ पे हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको भी आपको बॉक्स बनाना है क्योंकि उन्होंने बॉक्स के लिए प्लेस छोड़ा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमें क्या मिल रहा है, इसका RHS सेम है, AD/DC इज AD/DC। तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कैन से कि उसका LHS भी इक्वल आ जाएगा, मतलब AB/BC इज इक्वल टू AE/EB, है ना।
ठीक है, तो फ्रॉम 1 and 2 यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। कहाँ से प्रूव किया हमने? फ्रॉम 1 and 2। इट इज सो इजी, सो इजी। क्वेश्चन नंबर 3A। क्वेश्चन नंबर 2 भी एक्टिविटी बेस्ड ही है। यहाँ पे हमें क्या दिया है, दो कॉर्ड है AB एंड CD, और वो दोनों ही सर्कल के अंदर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। प्रूफ क्या करना है? AE अपॉन EB इज इक्वल टू CE अपॉन ED। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में बस हमें AC और BD को ज्वाइन करना है। जब आप एक्टिविटी लिखोगे तो आपको सारा ही लिखना पड़ेगा, आपको गिवन, टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन सब लिखना पड़ेगा। आई एम नॉट गोइंग टू राइट ऑल दिस, आई एम जस्ट राइटिंग फ्रॉम प्रूफ। ठीक है, वो क्योंकि हमारा टाइम भी बचेगा और वो बस कॉपी पेस्ट ही करना है, आपको यहाँ से देख के वहां पे लिखना है। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग दो ट्रायंगल देख रहे हैं। एंड व्हाट आर दोस ट्रायंगल? इन ट्रायंगल CAE एंड ट्रायंगल BDE। आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेती हूँ। यहाँ पे है हमारा CAB एंड दिस इज D, और ये है E। ठीक है, अब ये देखो वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों सामने सामने में क्रॉस में है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल DEB। रीजन क्या डालेंगे हम लोग? वर्टिकली अपोजिट एंगल। बॉक्स बना दो। They have asked you this. Write the reason. Now they have written here angle inscribed in the same arc. Look at there. They have given BDE. BDE. तो जो BDE वाला एंगल है, तो हमें BC में ही, इस BC आर्क में ही जो दूसरा एंगल इंस्क्राइब्ड हो रहा है वो ढूंढना है। So that is BAC. So we can write here angle instead of C they have taken E. तो हम लोग भी यहाँ पे instead of B we can take angle EAC. Okay, angle EAC is equal to angle BDE. रीजन उन्होंने दिया है angles inscribed in the same arc. रिराइट कहाँ है? तो सारा ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये तो लिखा हुआ है, क्यों लिखना है ऐसा मत सोचो। तो इसीलिए ये जो दो ट्रायंगल है, एंगल CAE is similar to triangle BDE by which test? यहाँ पे आपको रीजन देना है, by AA टेस्ट क्राइटेरिया। ओके, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड हम लोग प्रोपोर्शन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे इफ दे हैव आस्क्ड DE, तो हम लोग कौन से ले लेंगे? AE लिखेंगे। सो AE अपॉन DE is equal to, if they have taken CE, look at this CE, तो आप लोग क्या लोगे? BE, है ना, और फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा वो? AE इंटू BE is equal to CE इंटू ED. By the way, they have written here EB and ED. उससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, but still if you want to be more perfect, तो you can replace it with their name. Like ED के जगह पे हम लोग DE लिखेंगे, और BE के जगह पे we are going to write what we are going to write? AE के जगह पे हम लोग लिखने वाले हैं ED और CE अपॉन EB. Am I correct? AE upon EB and CE into ED. I hope you understood. Okay. Next, question number 3B. 3B का फर्स्ट क्वेश्चन, आपको इसमें से कोई भी दो सॉल्व करने हैं।
देखिए कोलिनियर के लिए ना वी हैव टू टाइप्स ऑफ फॉर्मूलाज। एक होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला एंड वन ऑफ इज स्लोप ऑफ लाइन। इफ यू रिमेम्बर सेवेंथ जो हमारा मतलब जो हमारा ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन वाला चैप्टर है फिफ्थ वन, उसमें हमें दो एक्सरसाइज में सेम क्वेश्चन पूछा गया है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। एक फर्स्ट क्वेश्चन में भी है और फर्स्ट एक्सरसाइज में भी है एंड आई थिंक 7.3 में भी है। तो अगर दे हैवंट मेंशन बाय डिस्टेंस फार्मूला और बाय स्लोप फार्मूला तो यू कैन गो विथ स्लोप ऑफ लाइन। ठीक है, हम लोग यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन करके वी कैन कंसिडर इट। तो लेट्स स्टार्ट विथ दिस सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इसका थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ए के पॉइंट है आपके 1 - 3, तो जो आपका x1 है वो है 1, y1 इज -3, और जो सेकेंड पॉइंट है वो है b विच इज 2 - 5, तो x2 है आपका 2 और y2 है आपका -5। यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी। तो y2 - y1 एंड x2 - x1। y2 है आपका -5 -3 और x2 है आपका 2 -1। तो जो 5 -3 है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, 2 - 1 विल बी 1। यहाँ पे हमारा जो स्लोप ऑफ लाइन आया है ए बी का वो आया है 1। स्लोप ऑफ लाइन ऑफ ए बी इज -2। मैंने 1 बोला है क्या, सॉरी, -2। अब हम लोग दूसरे इसका निकाल लेते हैं। किसका निकालेंगे हम लोग, अभी बी सी का ले लेते हैं। सो आई एम गोइंग टू राइट द पॉइंट्स हियर। बी का पॉइंट है आपका 2 - 5 और जो सी का पॉइंट है वो है -4। इसको इसी के आगे लिख लेंगे x1 y1। x1 हो जाएगा इसका 2 एंड y1 हो जाएगा -5। सेम हियर फॉर c -4 एंड 7। तो जो आपका x2 है दैट विल बी -4 एंड y2 इज 7। ठीक है, फिर हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन ऑफ BC। स्लोप ऑफ लाइन BC y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो आपका y2 क्या है, जस्ट चेक हियर, 7 -4 और x2 है आपका नो नो आई मेड ए मिस्टेक, आई थिंक 7 -5 है, और जो x2 है वो है -4 -2। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12 - 6। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, स्लोप ऑफ लाइन ऑफ BC इज इक्वल टू 6 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना होगा, -2। इसका मतलब आपके दोनों लाइन के स्लोप इक्वल है ना। स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC। स्लोप ऑफ लाइन ऑफ BC, तो B इज अ कॉमन पॉइंट। Therefore A, B and C are collinear. Okay. I hope you understood till here. हमने अभी यहाँ तक के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपको सब समझ में आ गए हैं। 3B का सेकंड सम, यहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन किस चीज की दी है कि ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल LMN, और हमें AB BC और AC मतलब हमें ABC के सारे साइड्स दे चुके हैं। They have asked us to draw construct triangle ABC and triangle LMN। हमें दोनों ट्रायंगल ड्रॉ करने हैं, बट साइड देते टाइम पे उन्होंने हमें सिर्फ ABC के दिए हैं, तो हमें LMN के पहले साइड फाइंड आउट करने होंगे।
ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम लोग लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल एल एम एन। तो अगर कोई ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल को सिमिलर है तो उनके जो साइड्स होते हैं दे आर इन प्रपोर्शन। तो ए बी अपॉन एल एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन एल एन, है ना। यहाँ पे हम रीजन लिख देंगे, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, CSST, ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म। अब क्योंकि हमें यहाँ पे एक रेशो दिया है बी सी अपॉन एम एन इज 5:4, तो हम लोग इन सारे ही साइड्स को कंपेयरिंग विद दिस हम इसका आंसर निकालेंगे। अब जैसे कि हम लोग पहले ए बी अपॉन बी सी का ले लेते हैं, तो ए बी अपॉन एल एन का, ए बी अपॉन एल एन इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम एन, ठीक है। तो ए बी का हमें साइड दिया हुआ है 5.5 एल एम, एंड बी सी के लिए हम लोग क्या ले लेंगे 5/4, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में आपको जो एल एम है वो क्या मिलेगा 5.5 multiplied by 4 upon 5. So when you will cancel this 1.1 into 4, तो आपको ln क्या मिलेगा 4.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा वन साइड। अब ऐसे ही हम लोग दूसरे साइड्स भी ड्रॉ कर लेते हैं। सेकेंड साइड हम ले लेंगे बी सी अपॉन एम एन इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली उसका जो रेशो है वो ले लो। BC हमें दिया हुआ है 6/mn इज इक्वल टू 5/4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप 6 into 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 डिवाइड बाय 5, तो जो mn है वो हमें मिलेगा 4.8, ठीक है। वाई बिकॉज 6 into 4 24, और 24 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे तो आपको mn जो है वो मिलेगा 4.8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जो है वो है AC अपॉन LN, आप इसके लिए भी 5/4 का रेशो लेके सॉल्व करेंगे। जो CA है वो है 4.5 अपॉन LN इज इक्वल टू 5/4, तो जो LN आएगा वो आएगा 4.4 मल्टीप्लाइड बाय 4 अपॉन 5। तो जो कैलकुलेशन कर लेंगे हम लोग 4.5 into 4 18 आ जाएगा। 18 को अगर आपने 5 से डिवाइड किया तो आपको 3.6 मिलेगा। ऐसे करना, ऐसे करो, या फिर 5 9 जा 0.9 आ जाएगा। 0.9 into 4 करोगे तो भी आपको 3.6 सेंटीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब जो बात आती है वो है कंस्ट्रक्शन की, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन के लिए what we are going to do here, हमें सबसे पहले ABC ड्रॉ करना है, ABC। अब इस ABC में आप एक बेस ले लो। लेट अस कंसिडर, मैंने बेस ले लिया है 4.5 सेंटीमीटर का, ओके। मैंने 4.5 सेंटीमीटर का बेस ले लिया है। अब क्योंकि मेरे पास यहाँ पे रूलर एंड राउंडर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, तो आई विल गिव यू एन आइडिया हाउ टू ड्रॉ दैट। आपको यहाँ पे क्या करना है, रूलर में आपको AB का मेजरमेंट लेना है 5.5 का। यहाँ पे आप आपका स्टील का पॉइंट रखोगे और यहाँ से 5.5 पे एक आर्क ड्रॉ कर लोगे। सॉरी, आर्क ड्रॉ करना है तो हमें लाइक दिस, आपने यहाँ पे आपका स्टील का पॉइंट रखा हुआ है और 5.5 का मेजरमेंट लेके आर्क ड्रॉ कर लिया। आपने यहाँ पे स्टील का पॉइंट रखा है राउंडर का और यहाँ से 6 सेंटीमीटर का आर्क ड्रॉ कर लिया। तो जहां पे आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा दैट विल बी योर B, एंड देन यू आर सपोज टू जॉइन दीज लाइन्स। फिर आप इसको लाइन्स को ज्वाइन कर लोगे।
ठीक है, ये हो गया आपका ABC। अब हमने LMN के भी साइड्स निकाल के रखे हैं 4.4, 4.8 एंड 3.6। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग 3.6 का लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, आर्क ड्रॉ करेंगे। आर्क कौन सा ड्रॉ करेंगे हम लोग, 4.4 का। ये है आपका LN, ठीक है। यहाँ पे आप स्टील का पॉइंट रखोगे आपके राउंडर का, और यहाँ से 4.4 का एक आर्क ड्रॉ कर लोगे। यहाँ पे स्टील का पॉइंट रखोगे और यहाँ से आप 4.8 का एक आर्क ड्रॉ कर लोगे। जो पॉइंट आपको इंटरसेक्शन वाला मिलने वाला है दैट इज योर M, ठीक है ना। ये लाइन कितने की है, 3.6 की, ठीक है। ये हमने लिया 4.4 एंड ये लिया हमने 4.8। फिर हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। आपको इंस्ट्रक्शंस में दिया है, आप जो भी लाइंस ड्रॉ करोगे उसको आपको जो आर्क आप ड्रॉ करोगे उसको आपको इरेज नहीं करना है, वो वहां पे दिखने चाहिए। एज वेल एज ये जो लाइंस हम ड्रॉ करते हैं ये भी आपको मेंशन करना है कि आपका AB कितना है, आपका BC कितना है, ठीक है। ये हमने लिया है 4.4 सेंटीमीटर एंड दिस इज आर 4.8 सेंटीमीटर। आपके कैलकुलेशन पे आपको मिलेगा 1.5 और आपके ड्राइंग पे आपको मिल जाएगा 1.5, ठीक है। चलिए मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट सम। ये है हमारा थर्ड, इट्स नॉट सेकेंड, इट्स अ थर्ड सम। Segment PM is a median of triangle PQR. PM is 9, PQ square plus PR square is equal to 290. Then find QR. Okay. तो देखिए हमेशा याद रखना, अगर आपको मीडियन वाला सम आता है ना, इसका मतलब यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं पे अपोलोनियस थ्योरम को यूज करना है। गॉट इट, अपोलोनियस थ्योरम को आपको इसको यूज करना है, ठीक है। ये हो गया हमारा ट्रायंगल PQR, और ये मीडियन होने की वजह से हमारा Q और R जो है वो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। QM इज इक्वल टू MR। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन लिखना स्टार्ट कर देंगे कि इन ट्रायंगल PQR, PM क्या है आपका, सेगमेंट PM इज मीडियन, ओके। तो according to Apollonius theorem, PQ square plus PR square is equal to 2 times PM square plus 2 times QM square, according to Apollonius theorem. ओके, तो PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर का हमें डायरेक्टली वैल्यू दे दिया है विच इज 290, और PM भी हमें दिया हुआ है। तो अब हम लोग वैल्यूज प्लेस करके फाइंड आउट करेंगे। 290 है, 290 माइनस, अब देखिए 9 का स्क्वायर कितना है 81, 81 इंटू 2, 81 इंटू 2 कितना हो जाएगा आपका 162। तो 162 को हम लोग 290 से माइनस करेंगे, तो इसको जब आप माइनस करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 128। अब 128 को आप 2 से डिवाइड करो तो आपको आंसर मिलेगा 64। तो QM कितना है आपका 64, QM स्क्वायर है 64। अगर QM स्क्वायर 64 है तो बाय टेकिंग स्क्वायर रूट वी कैन राइट QM इज इक्वल टू 8। यूनिट वैसे दिया नहीं है तो नो नीड टू राइट, यहाँ पे आपको बस लिखना है बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। हमें पूछा क्या है, QR पूछा है, क्योंकि M उसका मिड पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे M इज मिड पॉइंट ऑफ QR
Therefore QR is equal to 2 times QM. ओके, तो 2 टाइम्स QM आपका कितना आ जाएगा? QR 16. QR is equal to 16. I hope you understood. 16 यूनिट्स आ जाएगा इसका. अब जो है वो आ गया है हमारा थ्योरम. जब मैंने आपको पेपर पैटर्न समझाया था उसमें मैंने आपको ये समझाया था कि क्वेश्चन नंबर 3B में हमें थ्योरम प्रूफ करने के लिए आता है. और ये जो हमारा थ्योरम है ये है हमारा थ्योरम बीपीटी का. ओके, बीपीटी का थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार पेपर में आ चुका है, तो आपको इसको लर्न ही करना है. मैं आपको अच्छे से समझा दूंगी, यू कैन इजीली प्रूव इट. क्या क्या है यहाँ पे? If a line parallel to a side of a triangle intersect the remaining sides in two distinct points, then the line divides the sides in the same proportion. ठीक है, बेसिकली इन्होंने हमें क्या समझाया है हम लोग इसका डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. अगर हमारा ट्रायंगल है, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है. अब इस ट्रायंगल में अगर कोई एक साइड बचे हुए थर्ड साइड को अगर वो पैरेलल है, तो हमें क्या प्रूफ करना है कि वो साइड उन लाइंस को, इन साइड्स को प्रोपोर्शन में डिवाइड कर रही है. ओके, तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एक्स वाई. ठीक है, ये हो गया हमारा ट्रायंगल. हमने ये साइड लिख ली यहाँ पे कि एक्स वाई और ये बी सी. अब हमें लिखना है इसका स्टेटमेंट. तो ऑलवेज रिमेंबर, हम लोगों को सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा? गिवन लिखना पड़ेगा. क्या क्या दिया हुआ है हमें गिवन में? कि हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है ABC. इन ट्रायंगल ABC XY is parallel to BC. Okay, XY is parallel to BC. Also AXB, they are in a straight line. Also AY and C. इसके पीछे का रीजन मैं जैसे एक्सप्लेन करूंगी तब मैं आपको समझाऊंगी, क्योंकि ये आपको मेंशन करना पड़ता है. अगर ये लाइन कोलिनियर है, एक ही लाइन पे है ये, तो उसका एक रूल हम लोग आगे यूज करने वाले हैं. हमें प्रूफ क्या करना है? तो प्रूफ रेशियोज बताने हैं हमें. ax अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू ay अपॉन वाई बी. ये हमें प्रूफ करना है. yc, सॉरी, ax अपॉन, जस्ट अ सेक, ax अपॉन xb इज इक्वल टू ay अपॉन yc. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है. ax अपॉन xb इज इक्वल टू ay अपॉन yc, ये प्रूव करना है. इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा. और वो कंस्ट्रक्शन क्या है? तो हमें इन लाइंस को ज्वाइन करना है. कंस्ट्रक्शन में हम लोग इस by को, जो कंस्ट्रक्टेड पार्ट होता है वो आप डॉटेड लाइन से दिखाओ तो वो समझ में आ जाता है कि इट इज नॉट इन द ट्रायंगल, इट हैज बीन कंस्ट्रक्टेड. जॉइन XC एंड YB, आपको इन दोनों को ज्वाइन करना है. ठीक है, इतना हो गया है. अब हम लोग प्रूफ की तरफ आते हैं. अब इस प्रूफ में जो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेने वाले हैं वो हम ट्रायंगल ये दोनों लेंगे, AXY एंड BYX. ठीक है, तो इन ट्रायंगल AXY एंड ट्रायंगल BXY. ठीक है, अब देखिए मैं ना इसको समझाने के लिए आपको एक इस ट्रायंगल को थोड़ा सा हम लोग टिल्ट कर लेते हैं. ओके, इसको हम थोड़ा सा टिल्ट करके फिर मैं आपको समझाती हूँ कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर. ठीक है,
अब मैं इसके जो है ये ए एक्स बी ये ले लिया है और ये y ले लिया है। मतलब जो हमारा ट्रायंगल ये ऐसा था ना, इसको मैंने अभी थोड़ा स्ट्रेट कर दिया तो समझने में आसानी हो जाती है। अब इसमें आपको एक मैं प्रॉपर्टी सिखा रही हूँ। ऑलवेज रिमेम्बर, अगर आपके पास में एक ट्रायंगल है और इससे ट्रायंगल्स है, ठीक है, ट्रायंगल्स है, ये y है, ये x z है। अब इसमें क्या है ना, इन सब का एक कॉमन वर्टेक्स है और इसमें बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं। देयर आर सो मेनी ट्रायंगल्स हियर, ए बी सी डी। अगर ऐसा कहीं पे होता है, मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख देती हूँ, ट्रायंगल्स विथ कॉमन वर्टेक्स, triangles with common vertex and their bases and their bases are on the same line or collinear and their bases are collinear, या फिर इसको हम बोलेंगे ऑन द सेम लाइन, ठीक है, ऑन द सेम लाइन। तो दे हैव इक्वल हाइट्स, देन दे हैव इक्वल हाइट्स। ये प्रॉपर्टी है, इसे आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है। क्यों ऐसा? क्योंकि देखिए, हाइट मतलब जो एल्टीट्यूड होता है, जो हाइट है, वो कितने डिग्री का आता है? 90 डिग्री का। और आपने देखा होगा कि जो हमारा प्रोट्रैक्टर होता है उसमें आप 90 राइट से गिनो या लेफ्ट से गिनो, वो 90 एक ही सर्टन पॉइंट पे आता है। इसका मतलब इनका 90 कहीं एक ही प्लेस पे आ जाएगा, यहाँ पे कहीं पे। तो वो जो 90 आने वाला है, ठीक है, मैं इसको अच्छे से समझा देती हूँ आपको। 90 जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और अगर वो एक स्ट्रेट लाइन है तो वो कहीं एक ही जगह पे आने वाली है। तो इसका मतलब इन सारी ट्रायंगल्स का जो हाइट है वो एक सर्टेन पॉइंट पे ही आने वाला है। दैट्स वाई आपको ये प्रॉपर्टी याद ही करके रखो कि ट्रायंगल्स विद कॉमन वर्टेक्स एंड देयर बेसेस आर कोलिनियर, तो उनका जो हाइट होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये जो हमारा ट्रायंगल है ए एक्स वाई और बी एक्स वाई, इसका जब हम एरिया निकालेंगे तो जनरली हमारा रूल क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल का? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। पर हम लोग जब कॉमन इसका वाला लेते हैं, तो मतलब जब हम प्रपोर्शन में लेते हैं तो वी वोंट टेक हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, क्योंकि हाफ हाफ तो वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। हमने अभी यहाँ पे कहा कि इनकी हाइट्स भी सेम है, इसका मतलब इनके जो प्रपोर्शन आएगा वो सिर्फ इनके बेसिस आएगा, एंड दैट इज ए एक्स अपॉन बी एक्स। आप इसको ए एक्स अपॉन बी एक्स लिखो, चाहे ए एक्स अपॉन एक्स भी लिखो, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इक्वेशन 1। अब हम लोग दूसरा वाला ट्रायंगल ले लेंगे ऑन अदर साइड। अब जो ट्रायंगल आएगा हमारा वो इस साइड वाला आने वाला है, दिस वन, ओके। अब यहाँ पे हम लोग फिर से मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ जिनका बेसिस सेम है। अब हमारा जो कॉमन पॉइंट है वो है x, और जो हमारे बेसिस है वो है ए वाई सी, ओके। अब हम लोग जो ट्रायंगल लेने वाले हैं उन ट्रायंगल का नाम है इन ट्रायंगल ए एक्स वाई एंड ट्रायंगल सी एक्स वाई। अब इसमें भी सेम ही प्रॉपर्टी है, क्यों? क्योंकि उनका वर्टेक्स कॉमन है। यहाँ पे हम लिख देंगे दे हैव कॉमन वर्टेक्स x and their bases are collinear।
अगर ऐसी कंडीशन है तो जो अब जब हम उनके एरियाज लेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी एक्स वाई, तो उनके बेसिस के प्रोपोर्शन में ही आ जाएगा। इक्वेशन 2, ट्रायंगल्स विथ इक्वल हाइट, है ना। अब हमारा 1 और 2 तो हो गया है। Now we are going to take the triangles with these parallel lines. ये जो है ना, ये पैरेलल लाइन के अंदर के हम ये वाले ट्रायंगल लेंगे। इनका नाम क्या है, यहाँ यहीं पे लिख देती हूँ मैं। इन ट्रायंगल बी एक्स वाई एंड ट्रायंगल सी एक्स वाई। अब देखिए इस बी एक्स वाई में एक्स वाई उसका बेस है और सी एक्स वाई में एक्स वाई उसका बेस है, और ये जो ट्रायंगल है ये पैरेलल लाइन के बीच के है। इसका मतलब इनका बेस और हाइट दोनों ही इक्वल है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं इन ट्रायंगल बी एक्स वाई एंड ट्रायंगल सी एक्स वाई, triangles with common base and equal height. Common base and equal heights. Therefore, area of triangle BXY is equal to area of triangle CXY. ये हो गया आपका इक्वेशन 3। ये है आपका इक्वेशन 2, और जो ऊपर का लिया था हमने वो हो गया हमारा इक्वेशन 1। तो देखिए अभी हम फ्रॉम 1 2 एंड 3 हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, फ्रॉम 1 2 एंड 3। देखिए भाई कोई भी जो ट्रायंगल होता है वो अपने आप को इक्वली होगा, यानी यहाँ पे देखिए आप एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई, ये तो दोनों सेम ही है, ये दोनों सेम है। उसके बाद में बी एक्स वाई अपॉन, यहाँ पे मेरी गलती हो गई, आई शुड राइट हियर सी एक्स वाई। बी एक्स वाई इज इक्वल टू सी एक्स वाई हमने अभी प्रूफ किया है। इसका मतलब क्या होता है, ए एक्स वाई खुद को इक्वल है, बी एक्स वाई सी एक्स वाई हमने प्रूव कर दिया, इसका मतलब आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है। तो अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो आपका राइट हैंड साइड शुड बी इक्वल, एलएचएस भी आरएचएस शुड आल्सो इक्वल। तो ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई बी, हेंस प्रूव्ड। ये प्रूव हो गया, हम यहाँ पे लिख देंगे। आपको समझ में आया हमने क्या क्या किया है। हमने पहले ट्रायंगल्स लिए थे, तो उस ट्रायंगल में एक जो लाइन है वो पैरेलल ड्रॉ कर दी, उसको ज्वाइन किया है। देन वी हैव यूज द प्रॉपर्टी कि जिसका भी ट्रायंगल्स का अगर वर्टेक्स कॉमन है, उनके बेसिस कोलिनियर है, तो उनकी हाइट इक्वल होती है। ऑन दैट बेसिस वी हैव फाउंड कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए एक्स वाई एंड बी एक्स वाई इज प्रोपोर्शनल टू देयर बेसिस। वैसे ही हमने दूसरा ट्रायंगल भी ले लिया। एट द सेम टाइम हमें पता चला कि पैरेलल लाइन के जो बीच के ट्रायंगल्स है उनका बेस भी सेम है और उनकी हाइट भी सेम है, इसलिए वो उनके एरियाज इक्वल हो गए। अकॉर्डिंग टू दैट सिचुएशन हमारा जो एलएचएस है वो इक्वल है, और इसीलिए आरएचएस भी इक्वल हो गया। और आरएचएस में हमने लिखा है कि ए एक्स अपॉन एक्स बी इज इक्वल टू ए वाई अपॉन वाई बी, हेंस प्रूव्ड। आई होप यू अंडरस्टूड। ओके, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये प्रूव दैट का है, क्वेश्चन नंबर 4 का प्रूव दैट का क्वेश्चन है। 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, सम देख के ही बच्चे डर जाएंगे, एक्चुअली सम इजी है, सिर्फ आइडेंटिटीज यूज की गई है।
1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3। तो आपको क्या फाइंड आउट करना था? हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, ऐसा हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको बताऊंगी कि हमें क्या क्या यूज करना है। अब देखिए 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या हो जाएगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा 1 अपॉन टैन यानी कॉट स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉट यानी टैन स्क्वायर थीटा 1 अपॉन सेक स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3। ठीक है, हमने ये सब कर लिया। अब इसके बाद में इफ यू नो दैट हमें प्रॉपर्टीज यूज करनी है, आइडेंटिटीज यूज करनी है। मैं यहाँ पे लिख के दे देती हूँ आपको। We have three identities. 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. And sin square theta plus cos square theta is equal to 1. ये हम तीनों आइडेंटिटीज यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमें कौन से टर्म साथ में दिख रहे हैं? कोसेक, सेक, टैन, सेक, कोसेक एंड कॉट, टैन एंड सेक और साइन स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर। तो हम इन टर्म्स को पास पास में लेके आ जाते हैं। कोसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर इनको हमने पास में लेके आ गए। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आपने इसको एक ब्रैकेट में डाल दिया। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है हमारा? सेक स्क्वायर और टैन स्क्वायर, इसको हमने एक ब्रैकेट में डाल देंगे हम लोग। यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस, अब क्योंकि माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया है तो ये माइनस कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 1 tan स्क्वायर थीटा। उसके बाद में हमारे पास में आ जाएगा कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। माइनस अगर आप बाहर लिखते हो तो अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस हो जाएगा इज इक्वल टू -3। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, जब ये कॉट स्क्वायर ट्रांसपोज होगा तो हमें क्या मिलेगा? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो इस ब्रैकेट के जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे? 1 माइनस, और ये जो है समझो tan स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, आप इसको फिलहाल अभी ऐसे ही रहने दीजिए, इसको हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम इस वाले ब्रैकेट को पहले लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 1 - 1। और ये जो है इसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा? 1 - 1 विल बी कैंसल्ड। हमारे पास में क्या बचा? माइनस, ब्रैकेट के अंदर क्या है आपका? माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -3। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है? हम लोग क्या करेंगे, इस माइनस माइनस साइन को कैंसिल कर देंगे। दोनों साइड में माइनस का साइन है, हमने कैंसिल कर दिया। सेक स्क्वायर जगह के, सेक स्क्वायर थीटा के जगह पे हम लोग लिखेंगे 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, और ये जो है ये टैन स्क्वायर थीटा ही रहेगा इज इक्वल टू 3। अगर आपने 1 को ट्रांसपोज किया तो आपको मिलेगा यहाँ पे 2 टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 - 1। वो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो टैन स्क्वायर थीटा और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, आपको टैन स्क्वायर थीटा का वैल्यू मिल गया 1। अब मुझे बताइए ऐसा कौन सा टैन है जिसका वैल्यू 1 आता है? बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट। तो tan 45 की वैल्यू जो है वो कितनी है? 1 है ना?
tan 45 is 1. Therefore थीटा इज इक्वल टू 45. तो जो आपका थीटा है वो कितना है? 45 है. आई होप यू अंडरस्टूड. ठीक है, सम को देख के डरिएगा मत, इजी है, वो आ जाएगा आपको जल्दी से. अब जो नेक्स्ट सम है हमारा सिलेंडर ऑफ रेडियस वाला. इस सम में हमने ना इस टाइप का सम मेंसुरेशन, यस मेंसुरेशन में हमने किया है. आपको सम में क्या दिया है कि आपके पास में एक सिलेंडर शेप का एक कंटेनर है, ठीक है, और उसका उसका जो रेडियस है वो दिया है. जब आप उसके अंदर एक आयन का बॉल ड्रॉप करते हो तो जो उसका ओरिजिनल वाटर लेवल है उससे वो 6.75 वाटर लेवल उसका इंक्रीज हो जाता है. तो हमें उस आयन बॉल का रेडियस निकालना है. ठीक है, नाउ ऑलवेज रिमेंबर जो हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट उसका स्पेस ऑक्युपाई करेगा तो वो उतना ही वाटर स्पिल करेगा. मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड या फिर वॉल्यूम ऑफ वाटर स्पिल्ड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. इस बेसिस पे हम लोगों को इतना तो समझ में आ गया है कि वॉल्यूम ऑफ आयन बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड. तो अब हम लोग पहले गिवन इंफॉर्मेशन लिख लेंगे. हमें फाइंड आउट क्या करना है? रेडियस ऑफ आयन बॉल हमें फाइंड आउट करना है. यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं सॉल्यूशन. लेट द रेडियस ऑफ आयन बॉल इज आर. क्यों? क्योंकि हमारा जो सिलेंडर है उसके लिए भी हम लोग आर ही यूज करेंगे, तो स्मॉल आर यूज करेंगे. देन रेडियस ऑफ सिलेंडर वो है स्मॉल आर विच इज 12 सेंटीमीटर. एंड देन हाइट ऑफ रेज्ड वाटर सिलेंडर का हाइट जो है वो सिलेंडर का हाइट नहीं दिया है, उसमें वाटर पहले का कितना है ओरिजिनल का वो दिया हुआ है. ओके, तो ये है रेज्ड वाटर का 6.75. अब जैसे कि मैंने आपको बताया अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल वॉल्यूम ऑफ आयन बॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर रेज्ड. तो क्योंकि ये स्फीयर है ना, बॉल जो है वो स्पेरिकल शेप का है, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? 4/3 πr³ इज इक्वल टू जो वाटर है वो सिलेंडर शेप में है इसलिए उनका जो हम लोग निकालेंगे वॉल्यूम, वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यूज करेंगे. अब इसमें क्या कॉमन है? पाई पाई कॉमन है, आप पाई को पहले ही हटा दो. 4/3r³ और जो इधर का हमारा r है वो है 12, तो 12 इंटू 12 मल्टीप्लाइड बाय 6.75. अब ये जो 4/3 है इसको हम लोग रिप्लेस ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 3 हो जाएगा और डिवाइड बाय 4 हो जाएगा. 4 से अगर मैंने इसको डिवाइड कर दिया मेरा आंसर आ जाएगा 3. जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगी ओवरऑल तो क्योंकि हमें क्यूब निकालना है तो हमें ये तो पता है कि देखिए हमें ऑलरेडी यहाँ पे 3 मिल चुके हैं. 4 12 को भी अगर हमने स्प्लिट किया तो हमें एक 3 का क्यूब तो मिल ही जाएगा. देन इफ यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 6.75 इंटू 4 ये आ गया आपका 27. तो ये क्या हो जाएगा 27 भी क्या है? 3 का क्यूब ही है ना. वी कैन राइट लाइक दिस 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब. तो बाय टेकिंग क्यूब रूट आपको क्या मिलेगा? इसका एक 3 और इसका एक 3 मतलब 9 सेंटीमीटर मिल जाएगा आपको, है ना. आपको 9 सेंटीमीटर जो है वो इसका आंसर मिल सकता है. यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिख देंगे रेडियस ऑफ द आयन बॉल is 9 सेंटीमीटर.
ओके। अच्छा, ये मैंने पहले थोड़ा सा ट्राई किया था। ड्रॉ अ सर्कल विथ सेंटर O having radius 3 centimeter. Draw a tangent segment PA and PB through the point P outside the circle such that angle APB is 70 degree. ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग एक रफ डायग्राम हमारा ड्रॉ कर लेते हैं। बिफोर दैट मतलब मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ ये डायग्राम कैसे आएगा। ये हो गया हमारा सर्कल। अब इस सर्कल पे जो हमारे टेंजेंट्स आने वाले हैं, तो टेंजेंट्स विल बी लाइक दिस। अब जो इसका एंगल आएगा दैट विल बी 70 डिग्री। तो ये तो हमारी रफ डायग्राम है। जो आपका डायग्राम बनेगा वो समहाउ ऐसे बनेगा। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा ना कि आपका दिस एंगल विल बी 70। ये P है, दिस इज A, दिस इज B। अब हमें ये भी पता है कि रेडियस टेंजेंट जो होते हैं वो 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं। ठीक है। तो यही प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज करेंगे सॉल्यूशन में। एज वी नो दैट अगर आपका सेंटर O है तो एंगल OAP is equal to angle OBP is equal to 90 degree by tangent theorem। अब अगर आप देखते हो तो ये जो PAOB है ये एक क्वाड्रिलेटरल है। तो इसके जो चारों एंगल्स हैं इसका एडिशन आपका कितना आ जाएगा? एंगल A प्लस एंगल P प्लस एंगल O प्लस एंगल B इज इक्वल टू 360 डिग्री, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो इसमें से 3 एंगल्स तो हमें पता है। A है हमारा 90, P है 70, O वी डोंट नो, बट B जो है वो है हमारा अगेन 90। तो इन सबका जो एडिशन है वो हम 360 में से माइनस करेंगे तो 90 90 180, 180 प्लस 70 250। तो जो हमारा एंगल आया हुआ है O दैट इज 110 डिग्री। ठीक है। अब हमें ये ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैं आपको वैसे भी एज आई हैव टोल्ड यू आई डोंट हैव एनी प्रॉपर टूल्स। सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे हमें रेडियस 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। सो वी आर गोइंग टू ड्रॉ अ सर्कल विथ 3 सेंटीमीटर। ओके, ये हो गया आपका सर्कल ड्रॉ कर लिया है 3 सेंटीमीटर का। यहाँ से हम लोग एक बड़ी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अप्रॉक्स है उसका जो मेजरमेंट है वो। आपका जो स्टील का पॉइंट है राउंडर का वो आप यहाँ पे रखिए सर्कल के ऊपर। ड्रॉ टू आर्क। ये जो आर्क है आपके यहाँ से आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके फ्रॉम हियर आप यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करोगे, यहाँ से आप इस साइड में ड्रॉ करोगे और उसके बाद में सेम वे से आपको इस साइड में भी फ्रॉम हियर एंड फ्रॉम हियर। तो जब आप इसको आर्क को ड्रॉ करोगे तो आपको इसमें से एक रे पास करनी है। सॉरी, आई विल टेक इट फ्रॉम हियर। देखिए, अब जब आप ड्रॉ करोगे तो आपका प्रॉपर वे से आ जाएगा। ठीक है। ये कितने डिग्री का हो जाएगा आपका एंगल? 90 डिग्री का, क्योंकि ये अकॉर्डिंग टू रूल इट विल बी ऑब्वियसली 90 डिग्री। अब 90 डिग्री हमारा आ चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो ऐसा है कि ये वाला जो एंगल है ईदर यू आर सपोज टू ड्रॉ दिस वन फॉर 70 डिग्री या फिर आप ये वाला एंगल ले सकते हो 110 डिग्री का। तो आई विल सपोज टू आस्क यू टू ड्रॉ दिस वन।
मैं आपको बोलूँगी कि आप यही वाला जो है ये 110 डिग्री का आपका जो प्रोट्रैक्टर है वो आप यहाँ पे रखिए डी। यहाँ से आप 110 डिग्री के ऊपर मार्क कर लीजिए। वो वाला जो एंगल बनेगा इसको आप स्ट्रेट लाइन यहाँ से ड्रॉ कीजिए 110 डिग्री का। 110 डिग्री का लाइन ड्रॉ होने के बाद में इसका आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लो, ठीक है ना। आप स्टील का पॉइंट यहाँ पे रखिए, एक आर्क फ्रॉम दिस साइड देन दिस साइड, और आर्क ड्रॉ करने के बाद में फिर आप इसको ज्वाइन कर लो, ओके। तो दिस एंगल विल बी ऑटोमेटिकली, आपका जो एंगल बनेगा वो ऑटोमेटिकली 70 डिग्री का बनेगा। क्यों? क्योंकि एक क्वाड्रिलेटरल है ना, तो क्वाड्रिलेटरल में इट विल ऑटोमेटिकली जो सम ऑफ एडिशन आता है वो आएगा आपका 360 का। नाउ प्लीज एक्सक्यूज फॉर ऑल दिस स्टफ बिकॉज ये अभी मैंने अप्रॉक्स निकाला है, तो आपको आई जस्ट वांट टू टेल यू कि कैसे ड्रॉ होगा, ठीक है। तो हमारा ये वाला जो एंगल है ये बन जाएगा आपका 70 का, ये हमने लिया है 110 डिग्री का। फाइन, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट सम। अगर आपको स्टेप समझने हैं तो आई कैन राइट हियर द स्टेप्स, है ना। हमने पहले ये कैलकुलेशन कर लिया था, कैलकुलेशन के बाद वाला मैं आपको बताती हूँ कंस्ट्रक्शन का। ड्रॉ अ सर्कल विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर का। सबसे पहले ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम सेंटर, take its perpendicular bisector, join it। फिर हम from center draw an angle of 110 degree, then take its perpendicular bisector, join that point to P। ये आपके स्टेप से है, ठीक है। ये हमारा पॉइंट है P एंड दिस इज A एंड दिस इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए हमारा ये है क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है। ABCD आपको एक ट्रेपेजियम ड्रॉ करना है। AB इज पैरेलल टू CD, और जो डायगोनल्स है ट्रेपेजियम के वो P पॉइंट में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। हमें 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 3 मार्क्स ईच। ड्रॉ द फिगर यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम लोग इससे एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। इसके हमें डायगोनल्स भी ड्रॉ करने हैं। ओके, ये हो गया है। यहाँ पे हम इसको लेबल कर देंगे ABCD, और जो उसके डायगोनल्स है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं एट P। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर A। राइट एनी वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एंड ऑपोजिट एंगल्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, अल्टरनेट एंगल लिखना है आपको। आप अल्टरनेट एंगल ले सकते हो A एंड C, और यू कैन टेक B एंड D, है ना। यहाँ पे मैं लिखूंगी एंगल PAB, या फिर इसको आप CAB भी लिख सकते हो, इज कॉन्ग्रुएंट टू PAB। किसको कॉन्ग्रुएंट होगा? आपका जो C को है,
तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं PCD, और अगर हमने C से काउंट किया है उसको CAB को, तो जो आपका एंगल बनेगा दैट विल बी ACD। ये क्या है, आपके अल्टरनेट एंगल है। आप दूसरा पेयर भी ले सकते हो, B वाला। यू कैन टेक लाइक एंगल ABP एंड एंगल PDC, वो भी आ जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका C वाला क्वेश्चन है वो है, ओके वन मोर क्वेश्चन इज दिस, आई फॉरगॉट, बी में ही एक अगेन क्वेश्चन है, अपोजिट एंगल। यू कैन चेक दिस अपोजिट एंगल, ये वाले भी है या फिर आप ये भी ले सकते हो। यहाँ पे मैं लिख दूंगी अपोजिट एंगल के लिए एंगल APB इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CPD। ओके, ये क्या है, आपके ऑपोजिट एंगल है। अब जो सी वाला क्वेश्चन है वहां पे हमें पूछा है राइट द नेम्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल विद टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। तो वी कैन राइट एंगल APB सिमिलर टू ट्रायंगल CPD बाय AA टेस्ट। हमने अल्टरनेट और अपोजिट एंगल का टेस्ट यूज करके वी कैन शो दैट दिस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर बाय AA टेस्ट। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट वन। अब जो सेकंड है, AB is a chord of a circle with center O, AOC is a diameter, AT is a tangent at A, draw the figure using given information। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा वही है कि आपको क्या करना है, इसका डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल के लिए हमें कोई ऐसा स्पेसिफिक रेडियस नहीं दिया हुआ है, सो वी कैन ड्रॉ द सर्कल। हमने सर्कल ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद में दे हैव आस्क्ड अस AOC इज अ डायमीटर, AB इज अ कॉर्ड एंड AOC इज अ डायमीटर। लेट अस कंसिडर ये अगर आपका सेंटर है तो सेंटर से जो पास होगा वो हो जाएगा आपका डायमीटर। ये हो गया आपका डायमीटर। और जो AB है वो एक कॉर्ड है, ठीक है। AB इज अ कॉर्ड, AOC is a diameter, AT is a tangent। ओके फाइन। अब हमें यहाँ से AT is a tangent, tangent भी ड्रॉ करनी है, ठीक है। इसको हम लोग, दिस इज A, O is center, AC is a diameter, then AT is a tangent, ये हो जाएगा आपका T, और AB is a chord, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर A। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल CAT एंड ABC विथ रीजन। ओके देखिए CAT, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल CAT इज इक्वल टू 90 डिग्री बाय टेंजेंट थ्योरम। ओके, और फिर पूछा गया है एंगल ABC। अगर मैंने इसको ज्वाइन किया एंगल ABC को, तो वो जो एंगल है इट इज इन दी सेमी सर्कल। तो ऑलवेज रिमेंबर सेमी सर्कल में जो एंगल्स आते हैं वो कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री के। एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री। रीजन क्या आएगा इसका, एंगल इंस्क्राइब्ड इन सेमी सर्कल, ठीक है। तो हमारा बी भी हो गया है। नाउ दे हैव आस्क्ड अस कि वेदर एंगल CAT एंड एंगल ABC आर कॉन्ग्रुएंट, जस्टिफाई योर आंसर। यस दे आर। वाई, बिकॉज उन दोनों का जो मेजरमेंट है वो 90 डिग्री का है। CAT इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ABC। रीजन क्या है उसका, बोथ मेजर 90 डिग्री। okay, so in this way we have finished मार्च 2024 का बोर्ड का मैथ्स 2 का पेपर। मैंने यहाँ पे सारे ही ऑप्शंस के साथ में क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आप हर एक इसको अच्छे से देख लीजिए।
Just excuse me for this diagram. Apart from that, I don't think you will have any queries. Still, if you have, please ask me. Comment में लिखिए. I'll try to solve those. Thank you.